हाय। तो हमने लैंड एंड द पीपल, ये फर्स्ट चैप्टर था इंडिया ईयर बुक का, पढ़ लिया है। हमने सेकंड चैप्टर नेशनल सिंबल्स भी देख लिया है। थर्ड चैप्टर था पॉलिटी, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था, तो इसको हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके इन अबाउट 2 आवर्स ऑफ टाइम पॉलिटी चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। नाउ विल रीड अबाउट एग्रीकल्चर, दिस इज़ चैप्टर नंबर 4। और इस तरीके से हम चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 32 ऐसे करके हम पूरा पढ़ने वाले हैं। और ये पूरा हम पढ़ेंगे कवर टू कवर, लाइन बाय लाइन। ये पूरा इंडिया ईयर बुक हम इस मंथ में इसको कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। इस मंथ या फिर मिडल ऑफ नेक्स्ट मंथ तक विल ट्राई टू कंप्लीट दिस एंटायर इंडिया ईयर बुक। ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या है? चैप्टर नंबर 4 है एग्रीकल्चर, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। वाई? बिकॉज इंडिया में जो ज़्यादातर लोग हैं वो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है एग्रीकल्चर। ओके, आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने साथ इसका एक स्टैंडर्ड कॉपी आप ले लीजिए इंडिया ईयर बुक का। इफ़ यू हैव फिजिकल कॉपी देन फिजिकल कॉपी अपने साथ रखिए एंड यू रीड अलॉन्ग विद मी। एंड जहाँ मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, स्टार्ट हाईलाइटिंग एंड टेकिंग नोट्स। इससे क्या होगा, हम पढ़ते तो बहुत ज़्यादा है बट बाय माई एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू वो रिटेन नहीं होगा आपके साथ। वाई? बिकॉज आप उसका रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, अप्रोप्रिएट रिवीजन। और रिवीजन वो इम्पॉर्टेंट होता है जो एग्ज़ाम के जस्ट पहले रिवीजन होता है, और उस एग्ज़ाम के एक हफ्ते का टाइम आपको अभी से प्लान करना है, स्ट्रैटेजी बना के चलना है कि उस लास्ट 1 वीक, लास्ट 10 डेज़ में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर आप अभी हैपहैज़ार्ड वे में पढ़ोगे ना, तो वो उस एग्ज़ाम के 10 डेज़ में आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। तो अभी जितनी भी मेहनत की है वो कंप्लीट वेस्ट होने वाली है, ऐसा होता है। सो वॉट यू शुड डू इज़, आप उतना पढ़ो जितना ज़रूरी है और जितना एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट है। एग्ज़ाम में रिक्वायरमेंट ही नहीं है, देन व्हाट इज़ द नीड टू रीड दोज थिंग्स। सो आवर पर्पज़ शुड बी व्हाट इज़ योर गोल एंड वाई यू आर रीडिंग दिस। तो आवर पर्पज़ इज़ कि हमें जो बेसिक ओरिजिनल रिसोर्स है, ओरिजिनल बुक है, हम उस ओरिजिनल बुक में गो थ्रू होना चाहते हैं। और जितने भी नोट्स हैं, एडिशनल कमेंट्स हैं, डायरेक्शंस हैं, जितने भी कंटेंट है वो हम इस बुक में लिखेंगे, ताकि इस बुक को हम एग्ज़ाम के जो 10 दिन पहले वाला रिवीजन है, तो हम ये पूरी कवर टू कवर हमारी आंखों के सामने से निकले। और इससे क्या होगा, जो अभी हमने पढ़ा है ना वो सारा रिटेन आ जाएगा, रिवीजन भी बहुत अच्छे से होगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर अप्रोच। नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस एग्रीकल्चर। सी, एग्रीकल्चर जो होता है ना, ये वाइटल रोल होता है इंडियाज़ इकोनॉमी। वन मोर थिंग, टीचिंग में क्या होता है, जितना सिंपल स्टोरी होता है ना उतना ही ज़्यादा रिटेंशन होता है। सो द रोल ऑफ टीचर शुड नॉट बी टू कॉम्प्लिकेट थिंग। जितना ईजी आप बना सकते हो, स्टोरी टाइप बना सकते हो, यू शुड गो बाय दिस अप्रोच। इससे रिटेंशन ज़्यादा होता है। सो अवर होल आइडिया इज़ टू मेक इट लुक सिंपल, ईजी दिखना चाहिए ये सारी चीज़ें। सो एग्रीकल्चर प्लेज अ वाइटल रोल इन इंडियाज़ इकोनॉमी। 54.6%, कितना? 54.6% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी। ये डेटा कौन सा बोलता है? 2011 का डेटा ये बात करता है। एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट टू 17.4% ऑफ कंट्रीज ग्रॉस वैल्यू। इमेजिन, इतना डिफरेंस है। 54.6% तो पॉपुलेशन इसमें काम कर रही है, बट उनका कॉन्ट्रीब्यूशन केवल 17% है। मीन्स इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। देन 2016-17 की करंट प्राइसेस में, सो गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक सेवरल स्टेप्स फॉर इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Step have taken to improve soil fertility sustainable basis through soil health card scheme के थ्रू। इसमें क्या होता है, फार्मर्स को बताया जाता है कि आपकी सॉइल की कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप इनपुट्स डालें, फर्टिलाइजर्स डालें, रिसोर्सेज डालें। सो दैट इज सॉइल हेल्थ कार्ड। एक्सेस टू इरीगेशन, एनहेंस्ड वाटर एफिशिएंसी थ्रू प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये जितनी भी योजना हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशन। टू सपोर्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू परंपरागत कृषि विकास योजना, एंड टू सपोर्ट फॉर क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट टू बूस्ट द इनकम ऑफ फार्मर्स। Further, to mitigate risk, mitigate means कम करना, to risk agriculture sector a new scheme, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई है, लॉन्च हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ खरीफ 2016 से। सीजन्स होते हैं ना, राबी, खरीफ एंड जायद। ये सीज़न कांस्टेंट है। खरीफ मतलब विंटर्स, राबी मतलब रेन्स, एंड देन जायद इन
between these two. So Department of Agriculture, Corporation and Farmer Welfare is one of the constituent department of the Ministry of Agriculture and Farmer. अभी हमने ministries देखी थी ना, तो इसमें एक department है, ये वाला department है DSC and FW. So that is why हम systematic approach कर रहे हैं. पहले हमने basics देख लिए, अब हम उसका implementation भी देख रहे हैं. तो दो और डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड एजुकेशन. तो ये सारे डिपार्टमेंट मिलके यहाँ पे इम्पॉर्टेंट प्ले करते हैं इन इंडियन एग्रीकल्चर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर थिंग. प्रोडक्शन. नॉर्मल स्पेल जो रेनफॉल का होता है मानसून 2017 में एंड द वेरियस पॉलिसी इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट मेड इट पॉसिबल टू अचीव अ ब्रॉड बेस्ड रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 17-18. मतलब फूड ग्रेन तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो गया है. फोर्थ एडवांस्ड एस्टिमेट 2017-18 का बताता है टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कंट्री में 242.83 मिलियन टन हुआ था. नोट डाउन दिस नंबर 243 to 84.83 million ton and use this number in your answers. 284.83 million ton था हमारा food production, higher than what produced during 16-17. 17-18 में higher था 24.66 million ton than the previous 5 years. That means production increase हो रहा है हमारा. Then this is national policy for farmers. Government of India approved national policy of farmers in 2007. Many of the provision of the NPF are being operationalized through various schemes of program which are being implemented by different central government department and ministries. Operationalize हो रहा है, एक्शन प्लान फाइनलाइज हुआ है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स का, स्टेट ड्यूटीज नेसेसरी फॉलो अप एक्शन. तो ये नेशनल एक पॉलिसी बनाई है. पॉलिसी मतलब गाइडलाइन, हम इस डायरेक्शन में वर्क करने वाले हैं. मेजर प्रोग्राम्स कौन से हैं? अब ये सारे प्रोग्राम्स हैं. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसका आउटले कितना है? आउटले इसका है 50,000 करोड़ रुपए 5 साल के लिए, 15-16 से 19-20 तक. मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑलवेज नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल प्रोग्राम्स. कन्वर्जेंस लाना है इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन. सिंचाई मतलब इरिगेशन, तो कन्वर्जेंस लाना है इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट द फील्ड लेवल. एक्सपैंड करना है कल्टिवेबल एरिया अंडर अश्योर्ड इरिगेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हमें सिंचाई के अंदर लाना है. इम्प्रूव करना है ऑन फॉर्म यूज़ वाटर यूज़ एफिशिएंसी, जिससे क्या होगा? रिड्यूस होगा वेस्टेज ऑफ वाटर. एनहेंस करना है एडॉप्शन ऑफ प्रिसीजन एग्रीगेशन. प्रिसीजन एग्रीगेशन, प्रिसीजन मतलब होता है जहाँ ज़रूरी है केवल वहीं पे पानी डाला है, जैसे ड्रिप इरीगेशन. ड्रिप इरीगेशन में हम सीधा रूट पे जाके पानी डालते हैं, इससे वाटर सेव होता है. पर ड्रॉप मोर ड्रॉप, सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस आती है. तो कैबिनेट ने ये डिसीजन 2016 में लिया था टू इम्प्लीमेंट PMKSY इन मिशन मोड. ये एडमिनिस्टर कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन. पर ड्रॉप मोर ड्रॉप कमेंट component being administered by डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर. तो इस तरीके से ये स्कीम है PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. आउटले कौन से 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके? पर ड्रॉप मोर ड्रॉप और इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है. इतना सारा इन्फॉर्मेशन है ना, देन यू आर गुड टू गो. मूव टू द नेक्स्ट वन. देन एग्रीकल्चर क्रेडिट. क्रेडिट मतलब क्या होता है? पैसा, उधार. एग्रीकल्चर के लिए आपको क्रेडिट मिला है बिकॉज कोई भी काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये खेती करने के लिए इनको पैसे देते हैं, तो उसको एग्रीकल्चर क्रेडिट बोल देते हैं. एग्रीकल्चर क्रेडिट जो होता है ना, इन द बजट एवरी ईयर एनुअल टारगेट होता है इसका. एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लोज एज शोन कंसिस्टेंट प्रोग्रेस, मतलब नंबर बढ़े हैं इसके. 16-17 में इतने करोड़ था, अचीवमेंट इतना हुआ, जितना टारगेट था उससे ज़्यादा हमने अचीव किया. तो एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो टारगेट 10 इतना हमने टारगेट रखा है. अब डिपार्टमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, अंडर विच इंटरेस्ट सबवेंशन इज प्रोवाइडेड ऑन शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन 3 लाख फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. तो इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है 3 लाख शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन के लिए अप टू 3 लाख फॉर 1 ईयर. इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है? सी, जैसे इंटरेस्ट रेट है सपोज 8% है ना, 8% इंटरेस्ट रेट है, बट फार्मर को वो मिल जाएगा 4% में. तो ये बाकी का 4 कहाँ से गया? ये 4 सरकार वहन कर लेगी, तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन, विच इज़ मेड अवेलेबल टू फार्मर एट अ सबवेंटेड रेट ऑफ 7%. तो यहाँ पे क्या किया है? जैसे जो भी इनिशियल रेट थी 7% को रिड्यूस करके 4% कर दिया. तो दोनों में डिफरेंस कितना आया? 7 - 4 = 3. तो ये जो 3% है ये सरकार पे कर देगी, फार्मर को केवल 4 करना है. तो फार्मर के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन हो गया, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन. नाउ
नेक्स्ट इज क्रॉप इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मतलब बीमा, क्रॉप खराब हो गई तो आपको इंश्योरेंस हो जाएगा। सो क्रॉप प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरल कैलामिटीज़, ये क्रॉप इंश्योरेंस होता है, दिस क्रॉप इंश्योरेंस इज डन। देन पेस्ट, डिसीजेज, वेदर कंडीशन, इन सबको इसमें कवर किया जाता है। ये नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम है NCIP, जो कंपोनेंट स्कीम्स आती है, मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर स्कीम। वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, वेदर से अगर कुछ, जैसे अभी हमने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस देखे थे, इससे क्या हुआ, क्रॉप लॉसेस हुए, तो वो भी कवर हो जाएंगे। कोकोनट पाम इंश्योरेंस कोकोनट के लिए हो जाती है। तो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है NAIS, जिसको विड्रॉ किया NCIP फ्रॉम राबी 13-14, एक्सटेंड किया 15-16 में। अब एक नया स्कीम आया जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये खरीफ सीजन 2016 से इम्प्लीमेंट किया है। रीस्ट्रक्चर्ड पायलट यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम एंड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, मतलब ये जो PMFBY है ना, इसमें अलग अलग प्रीमियम होता है। उतना प्रीमियम आप पे कर रहे हो तो आपको बहुत वाइड कवरेज मिलेगा, इवन पोस्ट हार्वेस्ट भी ये कवर करती है चीज़ें। और टेक्नोलॉजी का भी यूजेज है, आप मोबाइल से फ़ोटो खींच के भेजोगे एप्लीकेशन में, आपको बीमा का पैसा वापस आ जाएगा। द होल आइडिया इज़, जो फार्मर सुसाइड्स भी होते हैं वो क्यों होते हैं, बिकॉज अचानक फसल ख़राब हो गई और वो पूरा उसी पे डिपेंडेंट थे और उस पर उन्होंने लोन भी लिया था। आइडिया ये होता है कि अगर कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ तो फार्मर्स को हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और वो प्रोटेक्शन मिलता है इस इंश्योरेंस कवर से। नाउ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये क्या है, CACP। Evolve a balanced and integrated price structure is mandated to advise on the MSP। सपोर्ट प्राइसेस होती है ना, कि अगर किसी ने आपकी फसल खरीदी नहीं, फॉर एग्जांपल आपको उतना पैसा मिला नहीं, तो सरकार मिनिमम स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो आपको प्रोवाइड करेगी, MSP ऐसे करके डिटरमाइन हो जाती है। 7 सीरियल क्रॉप्स है। सीरियल क्रॉप्स क्या होती है, ये सीरियल क्रॉप्स होती है, जैसे पैडी, व्हीट, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी एंड बार्ली, दीज आर कॉल्ड सीरियल क्रॉप। और पल्स मतलब दाल में क्या आता है, ग्राम, तूर, मूंग, उड़द एंड लेंटिल। ऑयल मतलब इनसे तेल आता है, इसमें आती है ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन, रैपसीड, मस्टर्ड, सनफ्लावर, नाइजर सीड एंड सेसमम, इनसे तेल निकलता है। कोपरा मतलब कोकोनट, कॉटन, रॉ जूट, शुगर केन। कॉटन और ये जो जूट है ये फाइबर क्रॉप कहलाती है, और शुगर केन है। तो CACP सबमिटेड रिकमेंडेशन इन द फॉर्म ऑफ प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट एवरी ईयर, इन सब की मिनिमम एक कुछ बता देती है वो। 5 ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़, नेमली खरीफ क्रॉप मतलब रेन्स, राबी मतलब विंटर, शुगर केन मतलब शुगर केन, देन रॉ जूट एंड कोपरा। ओके, ये शुगर केन एंड एट्सा, दीज आर कैश क्रॉप एज वेल। देन डिटर्मिनेंट ऑफ MSP कैसे डिटरमाइन करेंगे, MSP डिटरमाइन करेंगे कि उसमें इनपुट कॉस्ट कितनी आई, मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमिनेशन ऑफ MSP ऑफ मैंडेटेड क्रॉप क्या है, ये सारी मैंडेटेड क्रॉप है। बिसाइड्स कॉस्ट, कमीशन कंसिडर अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर सच एज डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, प्राइस का ट्रेंड कितना चल रहा है डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में। इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक क्रॉप को बहुत आगे बढ़ा दिया दूसरी क्रॉप को पीछे कर दिया, तो पैरिटी होनी चाहिए। टर्म्स ऑफ ट्रेड होने चाहिए बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर, और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा MSP ऑन कंज्यूमर में। तो इन सब चीज़ों को सोच के, इनका इवैल्यूएशन करके डिटरमाइन करते हैं अपन MSP। ensuring rational utilization of natural resources like land and water. So pricing policy is rooted not in cost plus approach, though cost is an important determinant of MSP. तो cost ही सब कुछ नहीं होती है, cost of production ही सब कुछ नहीं होता है, आपको ये दूसरे factors भी देखने पड़ते हैं, like demand, supply, price trend, domestic, international, intercrop, then उसका consumer पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये टोटल हम फैक्टर को क्लब इन करते हैं, तब आती है डिटर्मिनेंट ऑफ MSP। नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका अक्सर हम नाम सुनते रहते हैं, ये ICAR है क्या। द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज एन ऑटोनोमस मतलब स्वायत्ता प्राप्त है ये ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन डेर। इसको पहले नाम दिया था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन जून 16, 1929। ये रजिस्टर्ड है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ज़्यादातर बॉडी होती है ना वो सब इसी के अंदर रजिस्टर होती है, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ICAR एपेक्स बॉडी, एपेक्स मतलब टॉप में,
कोऑर्डिनेट, गाइड, मैनेज सब काम यही करेगी। रिसर्च एंड एजुकेशन इंक्लूडिंग हॉर्टी, फिशरी, एनिमल साइंसेज। 101 ICAR इंस्टीट्यूट है और 71 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑल ओवर द कंट्री। तो ये लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम है इन द वर्ल्ड। अब जो ICAR है ना, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ग्रीन रिवॉल्यूशन में। हमने देखा था ना, पहले हमारे यहाँ फसल कम होती थी तो हम ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए ताकि हम सस्टेनेबल हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके इन प्रोडक्शन। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने हाई यील्ड वेराइटिंग सीड्स लेके आए, देन हमारा प्रोडक्शन इंप्रूव हो गया। और फिर हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था हमारा बम्पर प्रोडक्शन हुआ है 16, 17, 18 के रिकॉर्ड्स में। तो इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हुआ, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी आया, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, 5.4 टाइम्स ज़्यादा हुआ, हॉर्टिकल्चर में 10 टाइम्स। तो फूड ग्रेन में 5.4, हॉर्टी में 10.1, फिश में 15.2, मिल्क में 9.7, एग्स में 48.1 सिंस 1915 to 2017. This is an excellent data. Use this data in your arguments. आर्ग्यूमेंट्स कभी भी हमेशा फैक्ट और लॉजिक बेस्ड होने चाहिए। फैक्ट होना चाहिए और लॉजिक होना चाहिए और डेटा होना चाहिए। हवा में बातें नहीं करनी चाहिए, और वो तभी होगा जब आपको ये नॉलेज गेन होगा। सो दैट इज़ वाई knowledge is very important. Now, this has enabled a visible impact on the national food and nutritional security. It has played a major role in promoting excellence in higher education. ये काफ़ी important body है, ICAR है ना, ये बहुत important body है। अब आता है सॉइल एंड वाटर प्रोडक्टिविटी। तो इसके लिए नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे है, लैंड यूज़ प्लानिंग, NBSS भूमि, ये पोर्टल का नाम याद रखिए, भूमि जियो पोर्टल है। वेरियस थीमेटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिजियोग्राफिक रीजन, सब फिजियो, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, सब रीजन्स, इन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है। एरिया रीजन स्पेसिफिक, एफिशिएंट है, रेन्यूमरेटिव क्रॉप है, क्रॉपिंग सीक्वेंस है, मतलब किसके बाद कौन सी क्रॉप लगानी है, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। डिलीनिएटेड बेस्ड ऑन सॉइल, लैंडफॉर्म, रेनफॉल, टेम्परेचर, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड एंड इरिगेबिलिटी। तो ऐसे करके हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी मीन्स इनपुट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उतना ही आउटपुट भी ज़्यादा आना चाहिए, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। और NBSS LUP है, इसने एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है GIS प्लेटफॉर्म पे। ये वेब बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी दे रहा है ऑफ लैंड यूज प्लानिंग एंड डिसैमिनेशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड इन्फॉर्मेशन एट विलेज एंड फार्म लेवल। गुजरात में ये ऐप जो डिस्प्ले करेगा सॉइल मैप यूनिट इन्फॉर्मेशन और सजेस्ट करेगा लैंड यूज प्लान फॉर दैट सर्वे नंबर। अब हम बात करते हैं जेनेटिक। जेनेटिक मतलब जीन्स। जेनेटिक रिसोर्सेज जो होते हैं, इसका भी 1532 जर्म प्लांट्स एक्सेशन किया गया था, कलेक्ट किया गया है, कल्टीवेटेड प्लांट। सी बायोडाइवर्सिटी जो होती है ना, वो हम हमेशा एनकरेज करते हैं। बायो मीन्स वेराइटी। तो जेनेटिक भी हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो कुछ जेनेटिक जो क्रॉप्स होती है, जैसे बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, तो डिफरेंट टाइप की वैरायटी होना चाहिए। और जो नेचुरली जो जेनेटिक डाइवर्सिफिकेशन होता है, जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग क्रॉप बनती है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होती है ऑन फील्ड, उसके रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा रहता है। सो एक्सप्लोरेशन वर अंडरटेकन इन आंध्रा, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश यहाँ पे। तो पॉपुलेशन ऑफ दिस मोमोर्डिका, this is something Momordica something collected from the middle Andaman, new subspecies of this, and this is subsequently validated through DNA barcoding. So this is the name of, know this name, write it down, know this name। ये एक नया जेनेटिक रिसोर्स वैलिडेट हुआ है थ्रू DNA बारकोडिंग के लिए। देन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप का इम्प्रूवमेंट मतलब क्रॉप को भी ओवर द टाइम हम इम्प्रूव करते हैं। उसमें जो नेसेसरी चीज़ें होती है, अच्छी चीज़ें होती है, उसको रखते हैं, बाकी को जीन स्लाइसिंग होती है या फिर जीन साइलेंट कर दिए जाते हैं। ऐसे करके हम हाइब्रिड बनाते हैं वहाँ पे। वेराइटीज़ हाइब्रिड टॉलरेंट टू वेरियस बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। तो इससे वो क्या होती है, क्वालिटी एनहेंस हो जाती है। तो 209 वैरायटी अभी डेवलप की है, 117 हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीरियल्स, राइस, व्हीट, मेज, मिलेट, सोरगम, पार्ले, फॉक्सटेल मिलेट, इन सब का हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड और हाइब्रिड रेलेवेंट हमने यहाँ पे बनाए हैं। देन 28 हाई यील्डिंग वैरायटी है। दीज आर ऑल फैक्ट्स कि हमने इसमें अच्छा काम किया है। देन नेक्स्ट इज लाइव स्टॉक मतलब जानवर। इंडिजीनस कैटल जो होते हैं, ब्रीड्स होते हैं, उनका सिलेक्शन प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुलाइज हुआ था फॉर द जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ, अब ये नाम याद रखिए, गिर, कांकरेज, साहिवाल, ये क्या है, कैटल्स हैं फॉर होम ट्रैक। इनका हमने जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करा है। इसमें भी क्या होता है, ब्रीडिंग होती है। जो अच्छा ब्रीड होता है, अच्छी नस्ल होती है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं, और जो नस्ल अच्छी नहीं है
कैटल की, उसको हम साइड लाइन करते जाते हैं। इसी तरह ये नाम भी याद रखिए बफेलो के, नील रवि, भद्रवारी स्वाम ब्रीड सेंटर, कंजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट यूनिट, वेर इज जफराबादी, पांडरपुरी, सूरती ब्रीड, ये भी फील्ड प्रोजेनी टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग इलीट हर्ड एंड बुल प्रोडक्शन ब्रीडेबल हर्ड ऑफ 567। नो दीज द नेम ऑफ दीज ब्रीड। सी करंट अफेयर्स जो होता है ना, ये इनफाइनाइट होता है। सो करंट अफेयर को समझने का सबसे अच्छा अप्रोच ये होता है कि आप वो सोर्स पढ़ो जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और जो क्वेश्चंस जो सरकार, अगर सरकारी एग्जाम है तो वो सरकारी जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, वहाँ से क्वेश्चंस पिक होते हैं। रैंडमली आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ेंगे ना, दैट विल लुक फैंसी, बट इन दी एंड दैट इज़ वाई यू वुड सी कि जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं, उन पे अक्सर स्ट्रेस होता है, एम्फेसाइज होता है, और वही फोकस एरिया होता है, यील्डिंग हाई यील्डिंग एरिया होता है ये। सो दैट इज़ वाई ये इंडिया ईयर बुक हुआ, इकोनॉमिक सर्वे हुआ, एनसीईआरटी बुक्स हुई, दीज आर वेरी एसेंशियल टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देन हम अब पढ़ते हैं इलीट हर्ड पुल। इंडिया में कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है गोट इम्प्रूवमेंट। ट्राइबल विलेजेस में है, लाइवलीहुड है, ट्राइबल एरिया नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में AICRP है, 12 सेंटर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ लोकेशन स्पेसिफिक रूरल चिकन वेराइटीज़। अभी आप एक बार इसे साथ में पढ़ रहे हैं ना, नेक्स्ट टाइम अगर आप इसको गो थ्रू भी करेंगे, यू वुड बी एबल टू रिकलेक्ट एवरीथिंग, रिकलेक्ट कि अच्छा इसमें ये पढ़ा था, ये नाम था, ऐसा था, वैसा था, तो इससे रिटेंशन अच्छा होगा, रिवीजन अच्छा होगा। देन क्रॉप मैनेजमेंट। अब क्रॉप का मैनेजमेंट, क्रॉप हमने कर लिया है, अब उसको मैनेज करते हैं। सो क्रॉप मैनेजमेंट में मेज वीट है, राइस वीट सिस्टम है, वीट क्रॉप है, आर नॉट अफेक्टेड बाय टिलेज इन राइस और मेज। सो जो एनहेंसिंग क्रॉप यील्ड पर यूनिट है, वाटर यूज थ्रू इम्प्रूव्ड एग्रोटेक्निक जैसे कि स्प्रिंकलर इन समर, ग्रीन ग्राम इंडिकेटेड हाई स्टेबिलिटी इन सम्राट ओवर IPM डिस। ये क्या है स्प्रिंकलर? स्प्रिंकलर काफ़ी एफिशिएंट माना जाता है, इससे वाटर का एरिया ज़्यादा कवर होता है और वाटर का रिक्वायरमेंट कम होता है, कम पानी में हम ज़्यादा इरिगेशन कर पाते हैं। तो क्रॉप मैनेजमेंट में ये जो टिलेज एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसमें मेज वीट, राइस वीट इंडिकेट किया था कि वीट क्रॉप वाज नॉट अफेक्टेड बाय टिलेज इन राइस और मेज। टिलेज मीन्स दिस टिलेज, दैट इज कॉल्ड टिलेज। देन नेट रिटर्न ओवर फ्लड इरीगेशन। सो इन स्प्रिंकलर इरीगेशन रिजल्ट अच्छे आए थे। टिलेज मीन्स जुताई। देन एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरी। Animal husbandry, dairying and fishery. Animal husbandry, dairying and fishery activities along with agriculture continue to be an integral part of human life since process of civilization. Domestication of animal हुआ था, तो उसमें animal husbandry, dairying and fishing important था. देन फूड बास्केट और ड्रॉट एनिमल जो होते हैं, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ऐसे करके ये एनिमल्स जो कैटल्स होते हैं, डोमेस्टिक कैटल्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे हमारे। इससे क्या होता है, अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी आती है। कंड्यूसिव होते हैं ये क्लाइमेट, टोपोग्राफी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशरी एट्सेट्रा में। सोशो इकोनॉमिक रोल इन इंडिया में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रेडिशनल, कल्चरल, रिलीजियस बिलीफ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू कॉन्टिन्यूएंस ऑफ दीज एक्टिविटी। सो दैट इज़ वाई ट्रेडिशनल, कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ आप अक्सर नोटिस करेंगे वो इन एनिमल से जुड़े रहते हैं। सिग्निफिकेंट रोल है, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिलता है रूरल सेक्टर में। लैंडलेस, स्मॉल, मार्जिनल फार्मर है, उनको एलाइड इनकम जनरेट होती है इन एनिमल से। चीप एंड न्यूट्रिशियस फूड भी मिलता है, गाय का मिल्क मिल जाता है, देन एनिमल का मीट भी मिलता है, एग्स मिलते हैं, तो एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल कवर भी हो गया। लाइफ स्टॉक की जो प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर है, ये इंट्रिंसिकली लिंक्ड है, ईच बीइंग डिपेंडेंट ऑन द अदर एंड बोथ क्रूशियल फॉर ओवरऑल फूड सिक्योरिटी। Livestock is important subsector of the agriculture of Indian economy. It forms an important livelihood activity for most of the farmers, supporting agriculture in the form of critical input, health, nutrition, household, supplementing income. ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिल जाती है। So that is why आप देखोगे हमेशा गवर्नमेंट ये चाहती है कि नॉर्मल एग्रीकल्चर हो रहा है, उसके साथ साथ आप एक अलाइड एक्टिविटीज़ भी करो, जैसे डेयरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी एट्सेट्रा। सो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। फाइनली बीइंग डिपेंडेंट, बैंक ऑन हूव्स हो जाता है। हूव्स मतलब खुर होते हैं जो एनिमल के, बैंक ऑन हूव्स इन टाइम्स ऑफ नीड। सो इट एक्ट एज अ सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंटरप्राइजेस। अब इंडिया में लाइफ स्टॉक बहुत ज़्यादा है, पोल्ट्री भी बहुत है, वाइटल रोल है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन रूरल मासेस में। इतने फिगर्स हैं, 300 मिलियन बोवाइन है, शीप है, गोट है, एंड 19th लाइफ स्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग ये नंबर आया है। सो
आपको ये पता होना चाहिए कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरिंग आर इम्पॉर्टेंट, बट अब एक और थ्रेट आता है, जैसे कोविड-19 आया तो अचानक से पोल्ट्री और इसमें भी रूमर्स हो रहे हैं, तो पोल्ट्री का भी ये एक बर्डन बन गया, बिकॉज उसका जो सेलिंग प्राइस है वो फॉल हो गया. पीपल आर नॉट परचेजिंग दीज पोल्ट्री प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ फ्लू ऑफ दिस कोरोना वायरस एंड ऑल. तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ, इस पॉइंट को भी कंसिडर करने की ज़रूरत होती है. तो वाई नॉट वी हैव इंश्योरेंस इन दिस कैटल एंड लाइव स्टॉक ब्रीडिंग एज वेल, this business as well. Then this is livestock production. लाइवस्टॉक प्रोडक्शन होता है, ये इंट्रिंसिकली लिंक्ड है एग्रीकल्चर से, डिपेंडेंट है ईच अदर में, क्रूशियल फॉर ओवरऑल फूड सिक्योरिटी. नाउ जो CSO होता है, CSO है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस. सारा जो डेटा आता है ना स्टैटिस्टिक्स का, मोस्ट ऑफ देम इस जगह से आता है, CSO से. ये वैल्यू करता है आउटपुट लाइवस्टॉक सेक्टर को करंट प्राइस पे दिस मच करोड़ रुपी इन 15-16, विच इज़ अबाउट 28.5% ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर. तो सी, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर अगर 100 रुपये जनरेट कर रहा है ना, तो उससे 28.5 मतलब 28.5 पैसा आ रहा है यहाँ से लाइवस्टॉक प्रोडक्शन से. सो दैट टेल्स कि इतना कितना सिग्निफिकेंस है इनका. ओके, देन 29% value of the output from total agriculture and allied sector. So India continues to be largest producer of milk in the world. Note down this thing, largest producer of milk in the world. Several measures have been initiated to increase the productivity of livestock. Milk production, कितना मिल्क प्रोडक्शन होता है इंडिया में? 165.4 मिलियन टन, 176.3 million ton. Note down these figures, respectively showing an annual growth of 6.62%. पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी है? 375 ग्राम पर डे इन 17-18. नोट डाउन दिस फिगर, 375, 6.62% का ग्रोथ हुआ है, 176.3 मिलियन टन है, और ये 165.4 से 176.4 मिलियन टन का ग्रोथ हुआ है 16-17 से 17-18 में. ओके, अब बात करते हैं अंडों की, एग प्रोडक्शन. इसमें भी क्वांटम लीप हुई है, बहुत बड़ी लीप हुई है 4 डेकेड में. इमर्जिंग फ्रॉम, पहले अनसाइंटिफिक फार्मिंग थी, अब कमर्शियल प्रोडक्शन हो गया है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हुई है. तो 10th प्लान आते आते 50.70 बिलियन हमने एग प्रोड्यूस किए, जो कि अच्छा हेल्दी नंबर था. टोटल पोल्ट्री पॉपुलेशन, दिस इज 729.29 मिलियन. ये भी ऑलवेज राइट दिस रेफरेंस, जैसे इसमें ब्रैकेट में लिखा है ना, एज पर 19th लाइव स्टॉक सेंसस, ऐसे ब्रैकेट में वॉट एवर योर सोर्स इज जस्ट राइट इट डाउन, एज पर 19th लाइव स्टॉक सेंसस. दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस. जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, प्रोग्रामिंग में हम कोड्स में कमेंट लिखते हैं, लाइक मैंने एक बहुत बड़ा कोड लिखा और उस कोड को मैंने लिख दिया, अब वो कोड इन फ्यूचर अगर कोई थर्ड पर्सन रीड कर रहा है, तो दिस इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वॉट एवर कोड आई एम रिटन, मैं उसके साइड में अपने कमेंट्स भी लिखते जाऊँ, ताकि जो नेक्स्ट पर्सन उस कोड को पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये एल्गोरिदम लगाया, ये डिसीजन लिया, ये पॉइंट लिए, ये वेरिएबल्स लिए, ये सारे पैरामीटर्स कंसिडर किए, तो इन सब रीजंस के कारण वो कंसिडर किए थे. सो आप भी आंसर लिखते हो तो राइट डाउन योर रेफरेंस, लाइक ये 19th लाइव स्टॉक सेंसस के कारण मैंने ये डेटा लिया है. अब प्रोडक्शन 88.14 बिलियन टन था, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी 74 अंडे पर एनम, ये पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, विच इज़ अगेन अ गुड नंबर. वुल क्या होता है? ऊन को वुल बोलते हैं. प्रोडक्शन इसका डिक्लाइन हुआ है, मार्जिनली डिक्लाइन हुआ है. एंड ऑफ 11th 5-year प्लान 44.57 मिलियन केजी से 45.1 मिलियन केजी इन द एंड ऑफ 10th 5-year प्लान. 12th में 48.1. तो देर इज़ अ स्लाइट नेगेटिव ग्रोथ ड्यूरिंग 17-18. ये वुल में हुआ है. मीट का क्या हाल है? मीट में 2.3 मिलियन टन 10th 5-year प्लान, देन 5.5 मिलियन टन इन 11th 5-year प्लान, और 12th में 5.95 मिलियन टन 7.7 दिस. तो इधर एक हेल्दी ग्रोथ हुआ है. यू डोंट हैव टू रिमेंबर द फिगर, बट यू शुड नो कि मीट में हमने ग्रोथ किया है, वुल में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, एग प्रोडक्शन में काफ़ी जंप हुआ है, मिल्क प्रोडक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, 375 पर डे, और इतने टन हम मिल्क ले रहे हैं. लाइव स्टॉक में भी वी आर डूइंग गुड. सो यू शुड नो द ट्रेंड कि किस डायरेक्शन में हम मूव हो रहे हैं. देन दिस इज़ फिशरी में भी क्या है? लॉन्ग हमारी कोस्ट लाइन है 75. देन दिस इज़ 8118 कीपिंग अपार्ट फ्रॉम इनलैंड वाटर रिसोर्सेज. फिशरीज भी दो टाइप की होती है, एक होती है सी वाली और एक होती है इनलैंड मतलब रिवर्स, पॉन्ड्स ऐसे करके अंदर है, और कोस्टल मतलब ये इंडिया की कोस्ट लाइन है ना, तो ये दिस इज़ कोस्टल, ये अपन आइलैंड्स भी इंक्लूड कर लिए हैं. तो फिशरी प्रोडक्शन का ये डेटा है यहाँ पे. देन
ये इम्पॉर्टेंट है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। इसमें क्या हो रहा है, सस्टेनेबल एंड कॉन्टीन्यूस ग्रोथ है एम्यूलेटिंग द सक्सेस अचीव बाय डेयरी एंड पोल्ट्री। तो हमने ये मिशन लेके आए, स्पीशीज़ और रीजन्स के लिए था। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन 14-15 में लॉन्च हुआ था। आउटलेस का इतना करोड़ है। ऑब्जेक्टिव क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर, इम्प्रूविंग अवेलेबिलिटी, क्वालिटी फीड, फॉडर, रिस्क कवरेज, इफेक्टिव एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब आगे भी उसको दूसरी एक्टिविटी इसमें लेके आनी है। इम्प्रूव्ड फ्लो ऑफ क्रेडिट मतलब पैसा भी आना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइव स्टॉक फार्मर्स एंड रियरर। तो ये मिशन है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, अवेलेबिलिटी बढ़ाओ, क्वालिटी, फॉडर, रिस्क, इफेक्टिव एक्सटेंशन, फ्लो ऑफ क्रेडिट एंड लाइव स्टॉक फार्मर्स एंड रियर। नाउ इसमें सब मिशन है लाइव स्टॉक डेवलपमेंट और पिग डेवलपमेंट। नॉर्थ ईस्ट में पिग भी काफ़ी ज़्यादा ये पालते हैं वहाँ पे। फॉडर एंड फीड डेवलपमेंट। सब मिशन है स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड एक्सटेंशन। तो लुक एट द इतने 4-5 लाइन्स में, पैराग्राफ्स में, दे हैव कवर्ड सो मेनी थिंग नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के बारे में। ओके, इसको एक बार फिर से रीरीड करना है, यू वुड रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। देन लाइव स्टॉक हेल्थ। हेल्थ में मतलब आपका क्वालिटी कैसी है उसकी, quality of livestock through cross breeding program, susceptibility of these livestock to various diseases, exotic diseases मतलब बाहर से आई है, reduce morbidity मतलब death, mortality, effort to union territory to provide better health through polyclinic and veterinary hospitals, डिस्पेंसरीज, फर्स्ट एड सेंटर। तो आजकल हम इन ब्रीड के लिए भी हॉस्पिटल्स, काफ़ी वेटनरी हॉस्पिटल काफ़ी एफर्ट डालते हैं कि इनकी ब्रीड हेल्दी रहे। वेटनरी डिस्पेंसरीज अवेलेबल इन द स्टेट। रेफरल सर्विसेज होती है, एग्जिस्टिंग डिसीजेज, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज हैं, सेंट्रल और रीजनल बेसिस पे हैं। लाइव स्टॉक पोल्ट्री डिसीजेज बाय वे ऑफ प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीनेशन होती है, जो कंट्री में वेटनरी वैक्सीन प्रोडक्शन यूनिट इन्होंने बनाया है यहाँ पे। बेटर लाइव स्टॉक हेल्थ इन द कंट्री। लाइव स्टॉक का हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। अगर उनको प्रॉब्लम होती है तो हमको उन्हें एलिमिनेट करना पड़ता है। जैसे अभी आपने न्यूज़ में देखा था, इतने सारे चिकन्स एंड ऑल को, पोल्ट्री को कलिंग हुआ है। कलिंग का मतलब होता है सिस्टमेटिकली किल करना। ओके, देन डिसीजेज़ को प्रिवेंट करना है, स्टैंडर्ड बना के रखना है। बिकॉज अगर ब्रीड हेल्दी होती है तो वो आउटपुट ज़्यादा देती है। हेल्दी काऊ का मिल्क भी अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। क्वालिटी ऑफ वेटनरी ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल इंप्रूव करने की बात है। देन सेंसस, जैसे अभी नेशनल अपना ह्यूमंस का सेंसस हो रहा है 2021 वाला, ऐसे ही लाइव स्टॉक का सेंसस भी होता है। 2019 से ये चलता आ रहा है। देन दिस इज़ यूटीएन कंट्री में होता है, जिससे हम डिसएग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है स्पीशीज, फार्म्स एंड पोल्ट्री बर्ड का। तो 20th लाइव स्टॉक सेंसस 2019 में पार्टिसिपेशन विद एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, तो हमारे यहाँ 4.6% इंक्रीज़ हुआ है स्टॉक का। तो ये अभी जो पहले डेटा देख रहे थे ना, दिस वॉज 19th लाइव स्टॉक का डेटा था, जो अपन ब्रैकेट में यहाँ पे अभी देखा था, है ना। तो अभी 20th का भी हुआ है 2019 में। सो दिस इज कॉल्ड लाइव स्टॉक सेंसस। अब बात करते हैं फिशरीज़ की। फिशरीज़ मतलब मछलियाँ। मछलियाँ हैं, ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग है, सेकेंड लार्जेस्ट एक्वा कल्चर नेशन इन द वर्ल्ड। एक्वा मीन्स पानी। इंडिया इज ऑल्सो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फिश थ्रू एक्वा कल्चर एंड रैंक सेकेंड इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो हम एक्वा कल्चर में भी हम सेकेंड रैंक रखते हैं। मीन्स फिश एंड ऑल वी आर डूइंग गुड। टोटल फिश प्रोडक्शन जो प्रोविजनल था वो था इतने मैट्रिक टन। देन इनलैंड सेक्टर में 3.69 मैट्रिक टन, ये आई मेरीन सेक्टर में। फिशरीज जो है ना, ये सनराइज सेक्टर है, राइज हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल, एंगेजिंग ओवर 14.5 मिलियन पीपल प्राइमरी लेवल पे। प्राइमरी एक्टिविटी वो होती है जो डायरेक्टली डील कर रहे हैं अपन, ज़्यादा उसमें प्रोसेसिंग नहीं हुई है, तो फिशरी प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वैल्यू चेन में। तो दैट इज़ वाई फिशरी इज सो इम्पॉर्टेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिशरी सेक्टर फ्रॉम ट्रेडिशनल टू कमर्शियल स्केल हैज़ लीड इन इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन। तो आप इन फिश को क्या करो, इसमें प्रोसेसिंग कर दो। हम इसीलिए उनको फ्रीज़ करते हैं, देन हम उससे कोई प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, फ़िश ऑयल हो जाता है। तो दीज आर कमर्शलाइजेशन हो रहा है इसमें, एंड प्रोसेस्ड फूड हो रहा है। तो इसके कारण क्या होता है, इनकम में मल्टीफोल्ड इंक्रीज़ होता है इन फिशरमैन का। हिस्टोरिकल सिनेरियो देखिए इंडियन फिशरीज़ का, तो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है इन मेरीन डोमिनेटेड फिशरी टू अ सिनेरियो जहाँ इनलैंड फिशरी इमर्ज्ड एज अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल फिश प्रोडक्शन इन द कंट्री। तो ये हमारी कंट्री है, ये जो हुआ ये सी का था, और जो अंदर रिवर है, ये कावेरी वगैरह ये रिवर है, तो यहाँ जो फिशरी का प्रोडक्शन हो रहा है, लैंड्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ये होता है इनलैंड फिशरी। तो इनलैंड फिशरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
नाउ इनलैंड फिशरी में शिफ्ट हुआ है कैप्चर फिशरीज टू एक्वाकल्चर ड्यूरिंग लास्ट 2.5 डेकेड। 34% इनलैंड फिशरी था, ये अब बढ़ के हो गया है 80%। तो इनलैंड फिशरी पे हम बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। मेजर फिश प्रोड्यूसिंग सिस्टम इंडिया में इमर्ज हुआ है। नो दिस एजेंसी फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, ये सेट हुआ था जिला लेवल पे। क्यों? ताकि टेक्नोलॉजी मिले। लोग मेहनत तो करते हैं बट उनको अगर सही डायरेक्शन नहीं मिलता है, गाइडेंस नहीं मिलता है, टेक्नोलॉजिकली एक्सपर्ट नहीं मिलते हैं, तो वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं। तो दैट इज़ वाई ये जो एक्सटेंशन सर्विसेज भी हैं और FFDA है, जैसे किसान पोर्टल भी है जिसमें आप कॉल सेंटर में कॉल करके एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। सो फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी भी ऐसे ही कुछ है। ट्रेनिंग, एक्सटेंशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस, बेनिफिशियरी। देन एक टर्म होता है मैरीकल्चर, मीन्स दिस country over the year confined largely to this bivalve mollusk, जैसे मुसल्स। एक्वाकल्चर में डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम फिश हम इनका भी प्रोडक्शन करते हैं। एडिबल ऑयस्टर्स, पर्ल ऑयस्टर्स, सम एक्सटेंट सी वीड्स। सो विद thrust on development of technology pertaining to sea cage farming during the last decade, developmental plan, forward and backward linkages, these activities significant contributor रही हैं production of seafood in the country. See, ये केज बना दिया आपने, सी में अंदर है और इसमें आप एक चैम्बर में जो ग्रो करना है उसे आप ग्रो कर लो। दिस इज़ कॉल्ड केज कल्चर। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या होती है? जैसे ये सी है, फिशेज़ है ना, फिशेज़ ग्रो कर रहे हो, फिशेज़ का जो सप्लाई के लिए नेट एंड एवरीथिंग जो आपको चाहिए, क्या आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, दिस इज़ बैकवर्ड लिंकेजेस। फॉरवर्ड लिंकेजेस मीन्स प्रोसेस करके आप इसे आगे कहाँ पे भेज रहे हो। तो हर एक्टिविटी का एक चेन बनना ज़रूरी है। बैकवर्ड लिंकेजेस भी होनी चाहिए एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस भी होनी चाहिए। तो ये इसको बोलते हैं वैल्यू चेन सप्लाई सिस्टम। सी फूड जो होता है, हम पूरे सी फूड को इम्प्रूव कर रहे हैं। इसमें ये भी आ गए मुसल्स, एडिबल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर और सी वीड्स भी आ गई। तो नॉट ओनली फिश, वी आर वर्किंग ऑन दिस एंटायर सी फूड प्रोडक्शन। सो दिस इज चैप्टर नंबर 4। अब जो अगला चैप्टर होगा वो होगा कल्चर एंड टूरिज्म। लेट अस रिवाइज। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा यहाँ पे दिस इंडियन फिशरी। फिशरी में भी हमने क्या देखा? जो इनलैंड है उसका परसेंटेज बहुत बड़ा है और फिशरी में भी हमने बहुत डाइवर्सिफाई किया है। जो सी फूड है इसको हमने इंक्लूड किया है। एंड इस बॉडी का नाम याद रखिएगा, दिस इज़ FFDA। इसके बाद हमने लाइव स्टॉक का सेंसस देखा। सेंसस मतलब गणना इनकी लाइव स्टॉक की, ये भी हमने देखा। 20th लाइव स्टॉक नंबर्स आर ऑन राइज। नो द ट्रेंड, नो द ट्रेंड की किस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। ओके, अगर एग्जैक्ट फिगर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग, यू शुड नो द ट्रेंड कि हम किस डायरेक्शन में आगे मूव कर रहे हैं। देन ये है आपका वेटनरी लाइव स्टॉक की हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। देन ये है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। तो ये एक अम्ब्रेला टाइप की एक्टिविटी है, इसमें सब चीज़ें इंप्रूव हो रही है। अवेलेबिलिटी, रिस्क कवरेज, इफेक्टिव एक्सटेंशन सर्विसेज एट्सेट्रा, ये प्लान है। फिर फिशरीज़ का प्रोडक्शन अगेन इम्प्रूव हुआ है, कोस्ट लाइन है और इनलैंड है। मीट का प्रोडक्शन अगेन ये भी इम्प्रूव हुआ है, 7.7 मिलियन टन। वुल का प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ है मार्जिनली। एग का प्रोडक्शन कितना है ये नंबर याद रखिए, 74 एग पर कैपिटा। मिल्क प्रोडक्शन ये नंबर याद रखिए, 375, और ये भी हमारा इंक्रीज हुआ है 165.4 मिलियन टन। लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन इज अगेन इंक्रीज्ड। CSO डेटा, ये एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग फिशरीज है। फिर ये क्रॉप का मैनेजमेंट होता है, क्रॉप मैनेजमेंट, इसमें ये सारी क्रॉप्स आ जाती है। तो नेट रिटर्न कितना है, यील्ड कितना है, स्प्रिंकलर हम यूज़ करेंगे तो बेटर हमें एफिशिएंसी आएगी। देन दीज आर लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब दीज कैटल। नो द नेम ऑफ दीज ब्रीड्स, कांकरी, साहिवाल, भद्रावरी, स्वाम्प, देन जाफराबादी, पंदरपुरी, सुरती। देन सो नो ऑल दीज ब्रीड्स। नॉर्थ ईस्ट में हम पिग्स को भी इम्प्रूव कर रहे हैं वहाँ पे ब्रीड को। ये क्रॉप का इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूव मतलब हम हाइब्रिड वेराइटी ला रहे हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ला रहे हैं। देन जेनेटिक रिसोर्सेज, दीज आर जेनेटिक रिसोर्सेज, नो दिस नेम। देन सॉइल एंड वाटर प्रोडक्टिविटी, नो दिस पोर्टल, भूमि जियो पोर्टल। ओके, देन GIS का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। देन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एपेक्स बॉडी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नो द रूल्स एंड इसके फंक्शंस क्या हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन में इसने क्या हेल्प किया है। अब ये आता है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में। एक होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इसका डिमांड, सप्लाई, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, ये सारी चीज़ें मिला के हम फाइंड करते हैं कि किसी प्रोडक्ट का मिनिमम सपोर्ट हम कितना देंगे उस प्राइस के लिए, ताकि अगर उससे नीचे भी प्राइस चली जाए मार्केट प्राइस तो हम इतना तो आपको पैसा मिल ही जाएगा।
cost plus approach. Cost is an important determinant of MSP but it is not rooted in cost plus. ये दूसरे फैक्टर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं. कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP, इसका से लिया जाता है. ये है इंश्योरेंस. इंश्योरेंस मतलब बीमा. बीमा में ये फसल बीमा योजना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन एग्रीकल्चर का क्रेडिट. क्रेडिट मीन्स ये जो पैसा आ रहा है बिजनेस करने के लिए एग्रीकल्चर. ये है कृषि सिंचाई योजना. इसका आउटले कितना है, इसका ऑब्जेक्टिव कितने हैं, प्रिसीजन इरिगेशन एंड ऑल, और कौन सा डिपार्टमेंट इसमें वर्क कर रहा है. देन ये नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स है. ये इसका प्रोडक्शन है, किस बेसिस पे कितना हुआ है. एंड दिस इज़ द चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर.